Hello everyone. Today we study about our first chapter of CLO membership in companies. मेंबरशिप इन कंपनीज मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं कि कंपनी की सदस्यता क्या होती है। ठीक है, जैसे कि आपके शेयर होल्डर हैं ऐसे ही आपकी मेंबरशिप होती है। ठीक है, तो उसका सबसे पहले आप मीनिंग एंड डेफिनेशन देखिए। मीनिंग क्या है? एज ए जनरल रूल ए मेंबर डिनोट्स ए पर्सन हु हैज़ एक्वायर्ड शेयर in a company with share capital and has a voting rights in a non share capital। इसने ये बोल रखा है जो कंपनी के जनरल रूल के अकॉर्डिंग जो कंपनी के मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी की शेयर कैपिटल होती है जिनके पास वो कंपनी के मेंबर होते हैं, या फिर जो कंपनी नॉन शेयर कैपिटल वाली होती है उस कंपनी में उनको वोटिंग राइट्स प्राप्त होता है। यानी कि एक तो शेयर कैपिटल वाली और एक नॉन शेयर कैपिटल वाली। शेयर कैपिटल वाली जिस व्यक्ति ने शेयर ले रखे हैं वो ऑटोमेटिकली कंपनी का शेयर होल्डर भी है और कंपनी का मेंबर भी है। और जिस कंपनी में जो कंपनी नॉन शेयर कैपिटल वाली है वो शेयर होल्डर तो उसमें बन ही नहीं सकते, लेकिन उनको वोटिंग राइट्स प्राप्त है तो वो क्या कहलाएंगे, कंपनी के मेंबर कहलाएंगे। नॉर्मली द शेयर होल्डर ऑफ ए शेयर कैपिटल कंपनी आर इट्स मेंबर सिग्नेटरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी। सिग्नेटरी क्या होते हैं? जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर साइन करते हैं, और जिन बंदों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर साइन किए हैं वो भी क्या कहलाएंगे, कंपनी के मेंबर कहलाएंगे। उसके बाद क्या होता है आपका, और जिस व्यक्ति ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर साइन किए हैं उनका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिख दिया जाता है, और जिस व्यक्ति का नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा होता है वो कंपनी के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। इसमें देखिए, द सिग्नेटरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर डीम्ड टू बी ए मेंबर ऑफ अ कंपनी एंड आफ्टर द कंपनी इनकॉर्पोरेशन देयर नेम्स आर लिस्टेड एज मेंबर इन द कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर। डेफिनेशन देखिए, द वर्ड मेंबर हैज़ बीन डिफाइंड इन वेरियस वेज इन द सेक्शन 255 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इसमें दो डेफिनेशन गिवन है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यू कैन डू बोथ या फिर एक। द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी शैल बी डीम्ड टू हैव एग्रीड टू बिकम मेंबर ऑफ कंपनी एंड इट्स रजिस्ट्रेशन शैल बी एंटर्ड इन ए मेंबर्स इन इट्स रजिस्टर ऑफ मेंबर। सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ कंपनी क्या बोलता है कि मेमोरेंडम ऑफ कंपनी शैल बी डीम्ड होते हैं, जो कि आपकी स्टार्टिंग में जो डीड होती है उसमें आपका दर्शाता है एक तरह से कि आपने क्या किया है, जिसमें कि आपके एग्रीमेंट लिखे होते हैं। ठीक है, द सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ कंपनी शैल बी डीम्ड टू हैव एग्रीड टू बिकम ए मेंबर ऑफ कंपनी एंड इट्स रजिस्ट्रेशन, यानी कि कंपनी का मेंबर बनने के लिए अपनी सहमति जताता है और रजिस्ट्रेशन कराता है, और शैल बी एंटर्ड इन ए मेंबर ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड मेंबर। नेक्स्ट है आपकी, एवरी अदर पर्सन हु एग्रीज टू राइटिंग टू बिकम ए मेंबर ऑफ ए कंपनी एंड हुज नेम इन एंटर्ड इन दिस रजिस्टर ऑफ कंपनी शैल बी मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है, आगे आपका देखा अंडर द कंपनी अमेंडमेंट एक्ट हुआ था आपका 1960 में, उसमें ये बोल रखा है आपका ए पर्सन टू बी ए मेंबर ऑफ कंपनी देयर मस्ट बी हिज कंसेंट टू ए मेंबर इन राइटिंग, यानी कि उसने अपनी लिखित में सहमति दे दी है तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, कंपनी का मेंबर कहलाएगा। ठीक है, द ओरिजिनल एक्ट डिड नॉट हैव सच प्रोविजन, द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्लूडिंग सच प्रोविजन वाज ए कंपनी लॉ बोर्ड felt that at the time of company winding up, winding होता है जब कंपनी बंद होती है, the name of such person who had never applied to become member were sometimes entered in the company register of member. According to 255, member in relation to a company does not include in bearer to share want of a company। आगे देखिए, इसमें फ्रॉम द अबोव डिस्कशन, हमने जो ऊपर डिस्कशन किया है उससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, तो दोज हु हैव बीन अलॉटेड ऑफ ए कंपनी शेयर, वह व्यक्ति कंपनी का मेंबर कहलाएगा जिसको भी शेयर अलॉट किए गए हैं। द ट्रांसफरी ऑफ ए शेयर हु नेम्स हैव एंटर्ड इन द कंपनी रजिस्टर, और जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा गया है। थर्ड है हु हैव सब्सक्राइब्ड ऑफ कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड दोज डायरेक्टर हु हैव नोटिफाइड द रजिस्ट्रार दैट दे हैव बोर्ड द क्वालिफिकेशन शेयर, और जिस व्यक्ति के पास क्वालिफिकेशन शेयर है, क्वालिफिकेशन शेयर जो कि स्वामियों को दिए जाते हैं वही होते हैं आपके। ठीक है, ये जो 4 पॉइंट है इनसे ही क्लियर होता है कि जिन व्यक्तियों ने ये 4 पॉइंट क्लियर किए वो कंपनी के मेंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ मेंबरशिप, ये आप छोड़ दीजिए।
आगे है डिस्टिंक्शन बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर, यानी कि मेंबर और शेयर होल्डर में आपका क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए डिफरेंस देखिए, ऊपर की थ्योरी एज इट इज़ गिवन है, डिफरेंस से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपका कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, अगर कोई भी कंपनी होती है, ठीक है, जो कि विदाउट शेयर कैपिटल होती है, यानी कि इसके पास शेयर नहीं होते, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा कि जो उनको वोटिंग राइट प्राप्त होता है और उनका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिख दिया जाता है, तो वो कंपनी के क्या कहलाएंगे, मेंबर कहलाएंगे, न कि शेयर होल्डर कहलाएंगे, ठीक है। अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल और ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी डज नॉट हैव एनी शेयर होल्डर बट इट डज हैव मेंबर बिकॉज दैट इज ए नॉन शेयर कैपिटल कंपनी, ठीक है। उसके बाद आपका इस कंपनी में आपके शेयर होल्डर नहीं होते हैं, क्योंकि ये नॉन शेयर कैपिटल कंपनी होती है, ओनली ये मेंबर होते हैं। नेक्स्ट है जैसे शेयर वांट होल्डर। शेयर वांट होल्डर कौन होता है, जिसको कि शेयर वांट मिलता है, ठीक है। तो ऐसा होल्डर क्या होता है, जिस व्यक्ति ने शेयर वांट ले लिया है तो उसका नाम कंपनी के रजिस्टर से हटा दिया जाता है, और जब कंपनी के रजिस्टर से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा दिया जाता है तो कंपनी का मेंबर नहीं रहता है, ठीक है, और वो शेयर वांट होल्डर बन जाता है, तो ऐसे में वो शेयर होल्डर ही माना जाएगा, न कि कंपनी का मेंबर माना जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद अगर उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिख दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, ही इज ए बिकम ऑफ कंपनी मेंबर। उसके बाद डेथ ऑफ मेंबर, अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, व्हेन ए शेयर होल्डर डाइड, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी कौन लेता है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लेता है, ठीक है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका क्या होता है, शेयर होल्डर बनता है, लेकिन वो उसका मेंबर नहीं बनता। कब तक नहीं बनता, जब तक उसके शेयर उस व्यक्ति के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम ट्रांसफ़र नहीं हो जाते और उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में नहीं लिखा जाता, ठीक है, तो शेयर होल्डर ही कहलाएगा। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर। इंसॉल्वेंसी क्या होता है, आपका दिवालिया होना, ठीक है। दिवालियापन की कंडीशन में यदि कोई व्यक्ति है जो जिसके पास शेयर है, अगर वो दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो उसका ऑफिशियल लिक्विडेटर है, ठीक है, सारा का सारा जो शेयर है वो किसके पास चला जाता है, उसके ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास चला जाता है, और वो क्या बन जाता है, उसका शेयर होल्डर बन जाता है, ठीक है, होल्डर ऑफ द शेयर। बट सो लॉन्ग एज हिज नेम इज नॉट एंटर्ड इन द कंपनी रजिस्टर, उसका क्या होता है कि कंपनी के रजिस्टर में उसका नाम नहीं लिखा जाता है, तो ही कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ द कंपनी, तो वो कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज देयर नेम वाज नॉट लिस्टेड इन द कंपनी रजिस्टर। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, शेयर ट्रांसफ़र, यानी कि अगर एक वन पर्सन अनदर पर्सन को शेयर ट्रांसफ़र कर देता है तो वो शेयर होल्डर तो ऑटोमेटिकली हो गया, उसने शेयर ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद जिस व्यक्ति को शेयर ट्रांसफ़र किए हैं उसका नाम कहाँ होना चाहिए, कंपनी के रजिस्टर में लिखा होना चाहिए, और जब उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिख दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है, ठीक है, क्लियर। और ऊपर जो आपकी ये थ्योरी थी स्टार्टिंग में डिस्टिंक्शन बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर, इसमें यही लिखा है जिस व्यक्ति का नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा जाता है ही हैज़ बिकम ए मेंबर ऑफ कंपनी, एंड जिस व्यक्ति का नाम कंपनी के रजिस्टर में नहीं लिखा जाता ही हैज़ नॉट ए मेंबर ऑफ कंपनी, ही इज़ ओनली ए शेयर होल्डर। उसके बाद है हु मे बी मेंबर, मेंबर कौन हो सकता है, ठीक है। अब ये देखिए, मेंबर ऑफ द कंपनी इज बर्न आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज सच पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग कैन बिकम ए मेंबर ऑफ कंपनी, कोई भी बन सकता है। दो द कंपनी एक्ट इज साइलेंट, यदि कंपनी एक्ट साइलेंट रहता है द इन एलिजिबिलिटी ऑफ ए पर्सन ए बिकम मेंबर ऑफ कंपनी। इट डज डिफाइन द फ्लोइंग प्रोविज़न एज टू हु कैन बी ए मेंबर ऑफ कंपनी, यानी कि कुछ प्रोविज़न है, अगर उस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग कौन कौन जो है कंपनी का मेंबर कहलाएगा। और प्रोविज़न कौन कौन से है, जैसे कि इंडिविजुअल कंपनी की कंडीशन में आपका देखिए, इंडिविजुअल क्या होता है, कोई भी एक व्यक्ति पर्सन होता है, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, कैपेबल मीन्स अडल्ट है, अडल्ट होता है 18 साल से ऊपर, और साउंड माइंड है, यानी कि अच्छा उसका दिमाग है, ऐसे पागलपन दिवालिया नहीं है, ना ही मेंटली है वो, ठीक है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो है कंपनी का मेंबर बन सकता है। आगे पार्टनरशिप फॉर्म, ए पार्टनरशिप फॉर्म कैन नाइदर बाय द शेयर ऑफ ए कंपनी एंड नॉर बिकम ए मेंबर बिकॉज इट इज़ नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। एक जो आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है वो किसी भी जो है कंपनी की
एक पार्टनरशिप फर्म किसी भी कंपनी का मेंबर नहीं बन सकती, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ना ही किसी की शेयर होल्डर बन सकती है और ना ही किसी की मेंबर बन सकती है, क्योंकि वो किसी कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज नहीं कर सकती, क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि अपना उसका पृथक अस्तित्व होता है, ठीक है। तो इसमें एक कंडीशन है आपकी जो है, द पार्टनर्स ऑफ द फर्म हाउएवर बी रजिस्टर्ड जॉइंट होल्डर ऑफ शेयर्स इन सच केस, इसमें पार्टनर्स जो है बिकम ए मेंबर ऑफ कंपनी, जो ज्वाइंट होल्डर है आपका, यानी कि ज्वाइंट होल्डर कौन होता है, कुछ बंदे होते हैं जो कि ज्वाइंट होल्डर इकट्ठे मिलकर किसी एक नाम से शेयर ले लेते हैं, ज्वाइंट होल्डर के नाम से दूसरी कंपनी के शेयर ले सकते हैं और उस कंडीशन में वो कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। लेकिन देर इज एन एक्सपेक्शन टू दिस रूल द प्रोवाइडेड इन सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। उसके बाद आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में आपका जो कर्ता होता है वही दूसरी कंपनी के शेयर ले सकता है और वही कंपनी का मेंबर बनता है। उसके बाद कॉरपोरेशन ऑफ कंपनी, कोई कॉर्पोरेट बॉडी है या फिर कंपनी है, दूसरी कंपनी के शेयर जो है अनदर कंपनी एट देयर बाई बिकम ए मेंबर ऑफ बिकॉज इट इज़ ए लीगल एंटिटी एंड आर्टिफिशियल पर्सन, दूसरी कंपनी के शेयर ले सकती है, बट इट कैन डू सो ओनली इफ सो अथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लेकिन उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिखी होनी चाहिए, यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर को ले सकती है लेकिन उसकी एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इसकी बात लिखी होनी चाहिए। और इसमें एक आपकी कंडीशन भी है, जो एक आपकी होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी के शेयर नहीं ले सकती और न ही उसकी मेंबर बन सकती है, ठीक है। आगे है रजिस्टर्ड सोसाइटी। रजिस्टर्ड सोसाइटी कोई भी रजिस्टर्ड सोसाइटी है कैन बाय इट्स ओन नेम, उसके खुद के नाम से भी वो कंपनी के शेयर ले सकती है। इंसॉल्वेंट आपका दिवालिया जो व्यक्ति होता है उस कंडीशन में वो दूसरी कंपनी का मेंबर बन सकता है, ले भी सकता है, लेकिन जो उसका राइट है वो ऑफिशियल रिसीवर के पास होता है। तो इफ़ द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी डू नॉट सो परमिट एंड देन एन इंसॉल्वेंट कैन नॉट कंटिन्यू टू बी ए मेंबर, ठीक है, लेकिन वो लंबे टाइम तक जो है कंपनी का मेंबर नहीं रह सकता, ठीक है। देखो इसमें लिखा एन इंसॉल्वेंट कैन कंटिन्यू टू बी ए मेंबर ऑफ कंपनी प्रोवाइडेड द राइट्स टू हिज शेयर आर विद द ऑफिशियल रिसीवर, क्योंकि उसका जो अधिकार है ऑफिशियल रिसीवर के पास होता है, ठीक है। वो थोड़े से टाइम के लिए रह सकता है, बाद में वो नहीं रहता, क्योंकि दिवालियापन, क्योंकि ऑफिशियल रिसीवर जब तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तब तक ही वो उसका मेंबर बना रह सकता है। आगे एक मैरिड वुमेन भी आपकी हो सकती है, एक फॉरेनर भी हो सकता है। फॉरेनर क्या होता है, विदेशी होता है, ठीक है, जो कि इंडिया में नहीं रहता और नहीं जो कि इंडिया का नहीं है या फिर बाहर का है और जो इंडिया में रहता है, ठीक है। तो उसमें आपका ये लिखा हुआ है कि अगर वो किसी कंपनी के शेयर या मेंबर तब बन सकता है, उसको उसके लिए आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। आरबीआई अगर परमिशन दे देता है तो वो क्या बनेगा, ही इज़ बिकम ए मेंबर ऑफ द कंपनी। अगर, लेकिन इसमें एक शर्त है, अगर जिस देश का है वो अगर उस देश के साथ बाय चांस अपने देश की लड़ाई हो जाती है तो उस कंडीशन में उसके जो वोटिंग राइट्स है या फिर जो उसको राइट्स अदर राइट्स दिए गए हैं वो सारे के सारे बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है अदर राइट्स से, ठीक है। और वो किस कंडीशन में, जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है माइनर। माइनर क्या होता है, माइनर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी एज 18 साल से कम होती है। क्या वो कंपनी का मेंबर हो सकता है या नहीं हो सकता, इस कंडीशन में आपका दे रखा है, ध्यान से देखिए इसको। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द माइनर डज नॉट हैव द कॉम्पिटेंसी टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द माइनर इज वॉइड। स्टार्टिंग से ही अगर हम माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या माना जाता है, आपका वॉइड माना जाता है। वॉइड मीन्स व्यर्थ माना जाता है, ठीक है। इस केस में अगर जैसे कि इसमें एक केस दिया गया है, ए लॉफुल गार्डियन ऑफ ए माइनर बाइज एनी शेयर ऑफ बिहाफ ऑफ माइनर द गार्डियन कैन बी हेल्ड लायबल टू ए मेंबर ऑफ कंपनी। गार्डियन क्या होता है, जो उसको माइनर का जो है उत्तराधिकारी जिसको बोलते हैं या फिर उसको संभालने वाला होता है, ठीक है, माइनर के कंडीशन में। तो माइनर के साथ जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो तो वॉइड होता है। अगर उसकी जगह उसका जो गार्डियन है अगर वो उसकी तरफ से डील करता है तो वो लीगली माना जाता है और उस कंडीशन में वो कंपनी का मेंबर बन सकता है। इसमें देखिए आप
पिलानियापिया एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर में ए फादर, एक कोई व्यक्ति था, हैज़ मेड ए एप्लीकेशन ऑफ एक्वायर द शेयर ऑफ ए कंपनी बिहाफ ऑफ माइनर डॉटर, उसने क्या किया, अपनी जो माइनर लड़की थी उसके नाम से शेयर को परचेज कर लिया। द कंपनी रजिस्टर ऑफ द शेयर ऑफ द डॉटर्स नेम, और कंपनी के रजिस्टर में उसकी डॉटर के नाम से शेयर लिखे गए कि इस लड़की को इतने शेयर दिए गए हैं। उसके बाद है द कंपनी डॉटर नेम एंड नोटेड दैट रजिस्टर्ड दैट शेयर होल्डर वाज ए माइनर ऑन द वाइट, जब कंपनी बंद हुई तो उसके लिए क्या लिखा गया, इट वाज हेल्ड दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ ए माइनर एज द मेंबर ऑफ कंपनी वाज वॉइड, कि हमने जो उस लड़की के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वो तो वॉइड था, वो किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना तो एसेट्स के लिए, लाइबिलिटी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिकॉज सी इज ए माइनर एट दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम वो क्या थी, माइनर थी, यानी कि माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है, आपका व्यर्थ होता है, कंपनी की मेंबर वो नहीं मानी जाएगी। ठीक है। एंड द फादर ऑफ द माइनर, और जो माइनर का फादर था, हु हैड साइंड द एप्लीकेशन, उसने साइन कर दिया एप्लीकेशन के ऊपर ऑन द बिहाफ ऑफ हिज माइनर डॉटर, और उसकी जो है डॉटर को माइनर डॉटर वाज लाइबल टू ए मेंबर ऑफ द कंपनी, और ये मान लिया गया कि जो उसकी ऑन द बिहाफ ऑफ हिज माइनर डॉटर वाज लाइबल एज ए मेंबर ऑफ ए कंपनी, अगर वो कंपनी की तरफ से अपनी डॉटर की तरफ से कंपनी के लिए लाइबल हो सकता है, लेकिन वो हुआ नहीं था। ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, द डायरेक्टर ऑफ कंपनी नॉट बीइंग अवेयर दैट एप्लीकेंट ऑफ ए कंपनी शेयर इज ए माइनर register the applicant of a member of company and later to know the member of register is a minor, they may cancel of allotment share, और उसको शेयर को अलॉट करने से मना कर दिया, एंड सच मेंबर एंड डिलीट हिज नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर, और उसका नाम जो है रजिस्टर से हटा दिया गया। ठीक है। आप यहीं तक करोगे, इसमें ये केस डालकर ये लिख देना कि एक माइनर किस कंडीशन में वो कर सकता है। दोबारा ये एग्जाम्पल सुनो, एक लड़की थी जो कि माइनर थी, उसके फादर ने उसके नाम से शेयर को क्या कर लिया, परचेज कर लिया। ठीक है। वो शेयर होल्डर बन गई। ठीक है। जब कंपनी के रजिस्टर में उसका नाम लिखा गया, उसके बाद कंपनी ने देखा कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि ये लड़की तो माइनर है, तो उस कंडीशन में उसको क्या किया गया, उसके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट थे वो वॉइड माने गए, लेकिन उसका फादर था वो लाइबल हो सकता था, उसकी तरफ से वो डील कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, तो उस कंडीशन में उसको शेयर अलॉट नहीं किए गए और उसका नाम कंपनी के रजिस्टर से हटा दिया गया। आगे है, नीचे एक पॉइंट है, ए माइनर ऑन बिकमिंग एन एडल्ट कैन रिनाउंस हिज मेंबरशिप ऑफ द कंपनी एंड द कंपनी कैन नॉट रिजेक्ट सच रेन्यूशिएशन इवन if the minor had given wrong information about his age and when she made a application of company share, but it after become a major, she has received any dividend of the share held by him, he has deliberated, acted and member of company and received dividend of share, then he shall be deemed to a member of the कंपनी। इस बात में एक ही बात बोली गई है, इसमें आप लिख भी सकते हो और नहीं भी, यही बोली गई है, अगर कोई व्यक्ति मान लो वो एडल्ट है लेकिन बाद में जब उसको डिविडेंड मिलता है वो उस टाइम माइनर है, लेकिन जब उसको डिविडेंड मिलता है वो एडल्ट हो जाता है और वो डिविडेंड भी ले लेता है, लेकिन फिर वो हर चीज़ के लिए लायबल होगा। ठीक है। वो कंपनी की लायबिलिटी के लिए भी और कंपनी की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब के लिए भी लायबल होगा, क्योंकि जब उसने डिविडेंड रिसीव कर रखा है तो वो उसकी लायबिलिटी के लिए भी लायबल होगा। नेक्स्ट आपका ज्वाइंट होल्डर। ज्वाइंट होल्डर क्या होता है आपका, जब कुछ व्यक्ति मिलकर जैसे कि शेयर को परचेज करते हैं, द शेयर ऑफ ए कंपनी मे बी ज्वाइंटली बोट 2 और मोर देन 2 पर्सन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, ईच ज्वाइंट होल्डर शेयर शैल बी डीम्ड टू बी ए मेंबर, यानी कि पब्लिक कंपनी में इस शेयर होल्डर प्रत्येक जो ज्वाइंट होल्डर होता है वो कंपनी का मेंबर हो सकता है, और प्राइवेट कंपनी में जो ज्वाइंट ओनर ऑफ शेयर शैल बी डीम्ड टू बी 1 मेंबर। ठीक है। उनकी तरफ से कोई भी एक मेंबर डील कर सकता है प्राइवेट कंपनी में। ठीक है। उसके बाद आपका और डिविडेंड किसको पे किया जाएगा जॉइंट होल्डर की कंडीशन में, जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में सबसे पहले लिखा जाता है। मान लो उससे 7 बंदे हैं, 7 का ग्रुप है, जॉइंट होल्डर है, इकट्ठा अकाउंट खोला गया है, जिस व्यक्ति का नाम फ्रंट में फर्स्ट नंबर पे लिखा गया है वही उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और वही डिविडेंड को रिसीव करेगा और फिर वो आपस में बांट लेंगे। नेक्स्ट है फिक्टिशियस पर्सन। फिक्टिशियस पर्सन के ऊपर ये बैन है, कोई भी फिक्टिशियस जो नेम है वो कंपनी के शेयर परचेज नहीं कर सकता और ना ही वो कंपनी का मेंबर बन सकता है। ठीक है।
मॉर्गेज ऑफ शेयर, मॉर्गेज होता है शेयर जिसके पास बंधक रखे गए हैं। मान लो कंपनी ने किसी व्यक्ति से लोन ले रखा है और उसके बदले में उसने शेयर गिरवी रख दिए, ठीक है, तो वो उस कंडीशन में मेंबर बन सकता है यदि कंपनी ने उसका लोन नहीं चुकाया है जो कि टाइम दे रखा है उस टाइम तक, ठीक है। तो उसके बाद वो शेयर अपने उसके हो जाएंगे और उसके बाद वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा, ठीक है। प्लेसिंग ऑफ शेयर, प्लेसिंग होता है सेल्स करना। इसमें ये मान के चलो, मान लो कोई भी व्यक्ति है, if a company has given the share to person that he is further sell the share, such person shall be deemed to be a holder of share. It is important to note here that any person who hold the share of company with the sole purpose of selling share not deemed to be a member of company. मान लो इसमें एजेंट मान के चलो, आप कोई भी एजेंट है जो कि कंपनी से शेयर ले लेता है, मान लो उसने 10,000 शेयर ले लिए, किस पर्पज़ से, सेल करने के लिए, कि जितने शेयर सेल मैं करूँगा उसके बदले मुझे कमीशन दे देना, बाकी बचे हुए आपके शेयर मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, जितने सेल होंगे, ठीक है, अदरवाइज आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो उस कंडीशन में कंपनी का वो एजेंट माना जाता है, वो कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। ये थी आपके 13 पॉइंट। आगे देखो, वेज ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप, यानी कि कौन कौन से रास्ते हैं जिसके थ्रू हम कंपनी के मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। ऊपर वैसे तो हम डिस्कशन कर चुके हैं, थोड़ा सा लाइटली अब कर लेते हैं। जैसे बाय सब्सक्राइबिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अगर हम उसके ऊपर जो सिग्नेटरी होते हैं उसके ऊपर साइन कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हम कंपनी के मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। बाई एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इनकी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम किसी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, शेयर को अलॉट करते हैं, कंपनी के रजिस्टर में नाम लिखा जाता है और कंपनी के रजिस्टर में नाम लिखते ही वो क्या हो जाता है, मेंबर बन जाता है, ठीक है। इसमें 2 थिंग्स आपकी, जैसे कि एक रिटन एग्रीमेंट होता है और एक एंट्री ऑफ द नेम ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, रिटन एग्रीमेंट के थ्रू भी और जब कंपनी के रजिस्टर में हम नाम लिख देते हैं उस कंडीशन में भी, ठीक है। The agreement concerned there must be necessity of proposal and by the share its acceptance. इसमें 2 पॉइंट है आपके, एक प्रपोजल होना चाहिए, एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए। प्रपोजल आपका जब आप एप्लीकेशन देते हो शेयर को एक्वायर करने के लिए वो, और जो आपका एक्सेप्टेंस होता है वो अलॉटमेंट से रिलेटेड है, जब कि हम शेयर को अलॉट कर देते हैं। तो उस कंडीशन में एक एग्रीमेंट इज़ नॉट कंप्लीट टिल द प्रपोजल इज़ मेड, जब तक एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं होता, जब तक प्रपोजल नहीं बनता, और प्रपोजल को हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद ही आपका काम कंप्लीट होता है। इसमें एक एग्जांपल दिया गया पोस्ट ऑफिस वाला आपका, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है, मान लो आप किसी के साथ डील करना चाहते हो, ठीक है, आपने क्या किया, आपके पास एप्लीकेशन आई, प्रपोजल आया, ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो उस व्यक्ति के पास आप रिटर्न में एक एग्रीमेंट भेजोगे, ठीक है। एग्रीमेंट भेजने के बाद क्या उसको वो मतलब कि लेटर मिला या नहीं मिला, जब तक उसका प्रूफ नहीं आ जाता तब तक ये आप डील को फाइनल नहीं मान सकते, ठीक है। क्या पता बीच में रास्ते में पोस्ट ऑफिस से और लेटर गायब हो गया हो, ठीक है। जब तक नेक्स्ट जो बंदा है उसका रिस्पॉन्स नहीं आ जाता कि मुझे ये लेटर मिल चुका है, तब तक कि आप डील को फाइनल नहीं मान सकते। उसके बाद आपका बाई एग्रीइंग टू परचेज क्वालिफिकेशन शेयर, क्वालिफिकेशन शेयर जो है कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं या फिर जो मालिक हैं उन्हीं को दिए जाते हैं क्वालिफिकेशन शेयर, और जिस व्यक्ति के पास क्वालिफिकेशन शेयर हो जाते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या है, कंपनी का मेंबर है। इसमें जैसे इंपॉर्टेंट नोट है, प्रोविजन एक्ट के अकॉर्डिंग ओनली अप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, इट डज नॉट अप्लाई टू, और किस बंदे के ऊपर क्वालिफिकेशन शेयर अप्लाई नहीं होते, ए कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, ए प्राइवेट कंपनी एंड अ कंपनी विच वाज ए प्राइवेट कंपनी बिफोर बिकमिंग ए पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट आप बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर, पीछे भी हमारा आ चुका था, जिस व्यक्ति को हम शेयर को ट्रांसफ़र कर देते हैं और जब जिस व्यक्ति को शेयर ट्रांसफ़र किए गए हैं वो अपना नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखवा लेता है तो वो कंपनी का मेंबर बन जाता है। बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर ऑफ सक्सेशन, ट्रांसमिशन होता है शेयर को ट्रांसफ़र करना और सक्सेशन होता है उत्तराधिकारी। मान लो किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, दिवालिया हो जाता है या पागल हो जाता है, तो उसके बदले में कौन होता है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है, जो उसका उत्तराधिकारी होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उत्तराधिकारी तब तक कंपनी का शेयर होल्डर ही कहलाएगा जब तक कि उसका नाम रजिस्टर में नहीं लिखा जाता, और जब उसका नाम रजिस्टर में लिख दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, कंपनी का मेंबर बन जाएगा। आगे बाय होल्डिंग और डॉक्ट्राइन स्टॉपल, होल्डिंग आउट एंड डॉक्ट्राइन स्टॉपल होता है विरोध का सिद्धांत।
व्हेन ए पर्सन कोई भी व्यक्ति गिव हिज कंसेंट टू हिज नेम बीइंग एंटर्ड इन रजिस्टर, कोई भी व्यक्ति अपना नाम जो कंपनी के रजिस्टर में लिखने के लिए सहमति देता है, और गिव सच कंसेंट, और ऐसी सहमति बाय हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार से लगता है कि ही शैल बी डीम्ड टू बी ए मेंबर ऑफ कंपनी, की वो कंपनी का मेंबर बनना चाहता है, एंड शैल बी डीम्ड टू बी लाइबल एज ए मेंबर, और वो कंपनी का जो है मेंबर कहलाएगा, क्योंकि उसके व्यवहार से लगता कंपनी का मेंबर बनना चाहता है और उसका नाम रजिस्टर में लिखवाना चाहता है। According to doctrine of estoppel, if a company hold himself out and being a member, which in fact he is not, he can be estoppel from denying its member. इसमें एक अवरोध का सिद्धांत दे रखा है आपका, इसको क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति जो hold himself out is being a member, फ्रॉम डिनाइंग हिज मेंबर, और लेकिन उसके व्यवहार से लगता है कि वो मेंबर नहीं बन सकता, तो it is important to note here that a person whose name has wrongly entered in the company register as a member, यदि उसका गलती से कंपनी के रजिस्टर में नाम लिख दिया गया है, ठीक है, as a member does not become liable to member, लेकिन वो कंपनी के मेंबरशिप के लिए जो है लाइबल नहीं है, क्योंकि वो इस चीज़ का इच्छुक ही नहीं है कि कंपनी के लिए जो कंपनी का मेंबर बने, उसके व्यवहार से नहीं लगता कि वो इच्छुक है या नहीं है कंपनी का मेंबर बने, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो कंपनी का लाइबल नहीं है, ठीक है। तो पोजीशन बिहेवियर, उसके बाद अगर उसके, और ऐसे ही अगर उसको लगता है कि वो कंपनी का मेंबर बनना चाहता है तो उस कंडीशन में वो कंपनी के लिए लाइबल माना जाएगा। नेक्स्ट है बाय सरेंडरिंग शेयर वांट, शेयर वांट सरेंडर कर देता है, सरेंडर मीन्स किसी दूसरे व्यक्ति को या फिर कंपनी को वापस दे देता है। व्हेन ए कंपनी इशू शेयर वांट ही नेम्स ऑफ ऑल पर्सन हु हैव इशूड सच वांट आर रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ, जिस व्यक्ति को शेयर वांट मिलता है उसका नाम कंपनी के रजिस्टर से हटा दिया जाता है। अगर वो व्यक्ति शेयर वांट को कंपनी को सरेंडर कर देता है तो वो वापस क्या होगा, कंपनी का मेंबर बन जाएगा और उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिख दिया जाएगा, ठीक है। मेंबरशिप बाय लोन, लोन से जैसे कि कोई भी पर्सन है वो लोन देता है कंपनी को शेयर के अगेंस्ट, यानी कि शेयर को गिरवी रख के, तो उस कंडीशन में जो है उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिख दिया जाएगा और कंपनी का वो मेंबर बनेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।